हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मानवीय श्वसन तंत्र के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक में हम पूरा जानेंगे कि किस प्रकार से जो एयर होती है, एयर वो कैसे नॉस्ट्रल्स के थ्रू लंग्स तक पहुंचेगी। ठीक है। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं उससे पहले। जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ठीक है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब इसमें नाइट्रोजन भी होगा। आपको पता है हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये भी होगा। तो देखो, हमें इस एयर में से हमारे लिए काम का क्या है? ऑक्सीजन काम का है। पर जैसी नाइट्रोजन अंदर जाएगी तो इनर्ट है हमारा जो ब्लड है, हमारे जो सेल्स हैं इसके प्रति, तो इससे तो कोई इशू होना नहीं है। हमें क्या लेना? फिर ऑक्सीजन पे काम करना पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन पे है। ठीक है। देखो, एक शब्द और समझो तुम, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है? देखो, रेस्पिरेशन पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन। ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? एनर्जी। ऑक्सीजन अंदर गई, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होते ही CO2 निकला, H2O निकला, और एनर्जी का निकलना हुआ। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन है। लेकिन ब्रीदिंग क्या? देखो, आपने एयर ली, ठीक है, एयर इनसाइड गई, और जो CO2 थी वो आउटसाइड गई। ठीक है। आप खुद सोचिए, श्वसन का मतलब ब्रीदिंग नहीं है। यहाँ पे सांस आ रहा है, जा रहा है, केवल इतना है ब्रीदिंग। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन वो पूरा काम कर रहा है। ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक डायग्राम और देख लो इसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये अपनी लंग्स हैं। ओके। ये है नेजल पासेज, यहाँ से नॉस्ट्रिल्स, नेजल पासेज, फिर माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के नीचे है फेरिंग्स, नीचे है लैरिंग्स, और पीछे देखो ये ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ ये दोनों लंग्स। तो लंग्स के अंदर आप एक छोटी संरचना देख रहे हैं, दैट इज एल्वियोलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वन बाय वन, बिल्कुल लाइन टू लाइन चीज़ों को देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो चलिए, एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल। सिंपल बात है, जो नॉस्ट्रल का एरिया, वहाँ से एयर अंदर जाएगा। ओके, गया। अब एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर्स। आपको पता है नॉस्ट्रल्स है जो नासा पुट हैं, उनमें क्या हेयर्स हैं। अब इन हेयर्स का क्या काम? देखो, अगर एयर आई है और उसमें डस्ट पार्टिकल हो, उसमें धूल के कण हो, तो हेयर्स उनको रोक लेंगे। बहुत अच्छा काम। ठीक है। एक बात, हेयर्स हैं, ठीक है, नेजल पासेज में। एक बात हमने पढ़ ली कि यहाँ पे हेयर्स है। दूसरा हम जानेंगे कि इस पासेज में ना अंदर अंदर म्यूकस भरा रहता है, यहाँ लाइंड होता है म्यूकस। अब म्यूकस क्या है? म्यूकस क्या हेल्प करेगा? देखो, अगर गर्म हवा बाहर से आ रही है तो उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुरूप कन्वर्ट कर देगा। ये काम है म्यूकस का। जो डस्ट पार्टिकल है उसको चिपका लेगा, है ना। हेयर पार्टिकल यहाँ से इसको रोक लेंगे, हेयर पार्टिकल, म्यूकस। तो ये सभी के सभी हमारी जो बॉडी है, हमारी जो नेजल कैविटी है, नेजल पासेज है, वहाँ सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, प्रकृति ने आपको जितना भी दिया है ना, सब कुछ का कोई रीजन है। अस्तित्व में कोई भी चीज़ बिना किसी कारण नहीं है। ठीक है। तो चलो, ये है हमारा म्यूकस और उन फाइन हेयर्स का काम। अब हम आगे जानेंगे फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रॉट। अब गले में आएगी एयर, नाक से कहाँ गया? अभी गले में आया, थ्रॉट, एंड इन टू द लंग्स, और फिर लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में जाने से पहले आप अपनी गर्दन को छुएं तो आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा सी शेप्ड, ऐसा। यह है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। बॉन्स की तरह ही हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। लेकिन ये बॉन्स मूव करती हैं। कोई आप जैसे इसको टच करेंगे तो ये आप उसे पुश कर सकते हैं बैकवर्ड। आप कान को ऐसे कर सकते हैं तो ये मूव करता है। नाक को नाक भी कार्टिलेज से बना, आप वो मूव करता है। तो कार्टिलेज बेसिकली क्या है? एक बॉन की तरह ही है, लेकिन बॉन की तरह इतना ज़्यादा वो स्टिफ नहीं है। ठीक है, मूव कर सकता है। तो अब आप कहेंगे सर, ये जो थ्रॉट है हमारा, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से क्यों बना है? तो देखो मित्रों, जब एयर आप लेते हैं तो एयर के साथ साथ जैसे एयर आता है तो प्रेशर बढ़ता है। जैसे आपने गुब्बारे में एयर बढ़ी तो गुब्बारे के अंदर की वॉल पे प्रेशर बढ़ता है। तो मित्रों, उस प्रेशर को कॉम्बैट करने के लिए, काउंटर करने के लिए, वो फट ना जाए, हमारा जो थ्रॉट है, एयर पासेज है, कोलैप्स ना हो जाए, टूट ना जाए, डैमेज ना हो जाए, उसके लिए प्रकृति ने हमारे थ्रॉट में क्या दिए? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज।
क्या अद्भुत है। आप देखिए, बायोलॉजी कोई रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की है साइंस कैसे काम कर रही है, ठीक है। इसे बिल्कुल भी आप इतना बोरिंग और इतना ज़्यादा उसमें मत लीजिए कि बहुत ही खराब क्या है, रटना पड़ रहा है, ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं सारी की सारी। तो हम इतना जाने, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देखो, विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर की बात करेंगे हम। लंग्स के अंदर द passages divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structure called alveoli, ठीक है। द alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place। अब देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है। जैसे हम थ्रोट से आगे लैरिंग्स फेरिंग इन सब से आगे की तरफ चलते हैं तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मिला आपको। अब इसके अंदर देखो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से ऐसे अंदर आओ तो आपको मिलेंगे लंग्स, ठीक है। ये रहे लंग्स। अब लंग्स के जैसे ही अंदर जाते हैं तो ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज, ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, और अंत में होती है यहाँ पे एल्वुलाई। ये डायग्राम में देखो एल्वुलाई, ठीक है, ये है एल्वुलाई। अब एल्वुलाई से बहुत पहले यहाँ पे जब पहली बार ब्रांच हुआ इसे कहते हैं ब्रोंकियाई। फिर और टूटेंगे वो आगे की तरफ, अंदर ऐसे जाल सा बिखरा हुआ है वो ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल के बिल्कुल एंड पे देखो, ये जो ब्रोंक्यूल का एंड है यहाँ पे, ये है एल्वुलाई। देखो ऐसा ऐसा होता है एल्वुलाई ब्रोंक्यूल्स के एंड पर। अब ये एल्वुलाई क्या करते हैं, अब देखिए गौर करिए, ये ना सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आया तो अल्टीमेटली वो एल्वुलाई में पहुंचा। अब एल्वुलाई को देखेंगे, एल्वुलाई के अंदर क्या है, यहाँ एल्वुलाई के यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे, कैसे वो डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन थ्रू कैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी, और कैसे डिफ्यूजन के थ्रू जब CO2 अंदर ज़्यादा तो कैसे एल्वुलाई तक CO2 आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगा, कैसे प्रेशर, कैसे कंसनट्रेशन पे डिपेंड है, इन सब की हम बात करने वाले हैं। सारा मैकेनिज्म देखेंगे, ब्रीदिंग का भी। ओके, तो चलो इतनी बात आपने जान ली। आपने एक छोटा सा हिस्सा और देख लो, डायफ्राम नीचे दिख रहा है, देखो ये एक मस्कुलर सैक है, जो लंग्स है उसके नीचे एक मस्कुलर सैक है, ठीक है, ये रहा मसल से बना हुआ है। अब ये लंग्स को प्रोटेक्शन के भी काम आता है और ब्रीदिंग के भी काम आता है, इनकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो देखो, आपने क्या देखा कि ऐसा बालून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं, और एल्वुलाई एक सरफेस एरिया हमें प्रोवाइड करवाता है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। हमारे खून के मध्य और लंग्स के मध्य गैसेस का एक्सचेंज होता रहे, CO2 बाहर, O2 अंदर, ओके, ये चलता रहे। तो अब हम जानेंगे कि आगे प्रक्रिया कैसे चलेगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो एल्वुलाई में बहुत सारा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेजल्स का। देखो, ब्लड वेजल का होना बहुत ज़रूरी है एल्वुलाई। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारा ब्लड वेजल से अटैच रहेगा, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन आया वो अंदर जाने का है। ओके, तो देखो, तो बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, जो एल्वुलाई की वॉल होती है ना, वहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क है ब्लड वेजल्स का। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, व्हेन वी ब्रीथ वी लिफ्ट आवर रिब्स। अब ब्रीद करिए, आपकी जो ये रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो क्या होती हैं, लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं, और फ्लैट क्या हो जाता है, डायफ्राम हो जाता है। आप अभी करके देखिए, देखो आप एयर को अंदर लीजिए तो रिब्स कहाँ पे जा रही हैं, देखिए, और डायफ्राम धीरे धीरे क्या फ्लैट होता चला जाएगा, ये ऐसे लिफ्ट होगा और ये फ्लैट होता चला जाएगा, देख लीजिए। अब सांस जैसे अंदर लेंगे चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाएगी, देखते हैं ना कुछ लोग पूरा सीना फुला के चलते हैं, ना जाने किस रॉब में हैं। अब देखते हैं तो पूरा फुला लेंगे उसको, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर ले लेंगे जल्दी से ही, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी का एक्सपांड होना जब एयर अंदर जाती है, तो यही बात हम करने वाले हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग के दौरान हमारी रिब्स कैसी हो जाती हैं, लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर तरफ पुश हो जाती हैं, और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। चेस्ट कैविटी की बात करें तो वो एक्सपांड हो जाती है, लार्जर हो जाती है जब हम एयर इनसाइड लेते हैं, इनसाइड जब ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके द्वारा एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। पता अगर ऐसा ना हो, जब रिब्स ऊपर फ्लैट की रिब्स ऊपर पुश ना कर जाएं, ऊपर लिफ्ट ना हो जाएं रिब्स, पेशियाँ, आपकी पसलियाँ, और चेस्ट कैविटी एक्सपांड लार्ज ना हो जाए, तभी तो वो जगह बनेगी जिसके द्वारा लंग्स एयर को सक कर पाएगा, है ना, ले पाएगा अंदर की तरफ, है ना, एंड फिल्स द एक्सपांडेड एल्वुलाई। और जो एल्वुलाई ऐसी बालून लायक थी उनके अंदर ऑक्सीजन जाएगा,
ठीक है, अब वो एक्सपांड हो जाएंगी। ओके, अब जब ये एल्यूलाई एक्सपांड हो जाएंगे तो इसकी वॉल से ही ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क छाया पड़ा भाई। बड़ा कमाल का संरचना है, बड़ी कमाल का विज्ञान है। अब अब क्या होगा, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्ट ऑफ द बॉडी, अब बहुत सारी सेल्स हैं हमारे अंदर, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब उनसे क्या होगा, अब उनमें CO2 भी बनता है। CO2 कब बनता है आपको पता है, रेस्पिरेशन में पढ़ाया था। कोई पूछने लग जाए CO2 क्यों बना, कब बना, अब ग्लूकोज था, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन CO2 बनेगा। ठीक है, पानी बनेगा, एनर्जी बनेगा, थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, बॉडी उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज कर लेगी। CO2 को बाहर फेंकना, क्योंकि जहर है हमारे लिए, समझे आप लोग। तो हर एक सेल में ग्लूकोज पहुंचा, ऑक्सीजन रिएक्शन की, वो टूटा और यहाँ पे क्या बनना शुरू हुआ, हर एक सेल में, ये थी सेल, सेल के अंदर CO2 बनना शुरू हुआ। अब वो इस ब्लड के थ्रू यहाँ तक आई। समझे आप लोग पूरा कहानी। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। यहाँ पे CO2 को रिलीज करना है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, ये हमारे लिए टॉक्सिक अच्छी नहीं है। यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई तो आपको पता है डिफ्यूजनिक प्रोसेस होती है, 9th क्लास में पढ़ा कि वो हाई कंसंट्रेशन से लोग तरफ जाएगी। अब यहाँ CO2 ज़्यादा, मतलब देखो, बिल्कुल देखो गौर से, और यहाँ अब वो ज़्यादा से कम तरफ आएगी, यहाँ पे आ गई एल्वियोलाई में। ओके, यहाँ लंग्स के यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन, अब ज़्यादा से कम की तरफ, अब यहाँ पे CO2 ज़्यादा, CO2 यहाँ आएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कम है, बाहर यहाँ ज़्यादा है। तो ये डिफ्यूजन काम कर रहा है सारा कुछ। ठीक है, आप खुद खुद से सोच लो, जब भीतर CO2 बनने लगती है तब आप एयर ग्रहण करना शुरू कर देते हो, ऐसा होता है ना। तो यही चल रहा है। तो ब्लड लाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्ट ऑफ द बॉडी से, और रिलीज कर जाए किसमें, एल्वुलाई के अंदर। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वुलर ब्लड वेजल्स टू बी ट्रांसपोर्ट टू द ऑल द सेल्स इन द बॉडी। वही बात जो मैं बोला, ऑक्सीजन जो है एल्वुलर के अंदर, उसको ब्लड ले लेंगे, एल्वुलर ब्लड वेजल्स उनको ग्रहण कर लेंगे और ट्रांसपोर्ट कर देंगे हर एक सेल तक बॉडी की। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब ये ब्रीदिंग साइकिल होती रहती है, ऑक्सीजन का इनटेक, CO2 का आउटटेक, ये सब कुछ चलता रहता है। तो होता क्या है, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब बाहर और अंदर ये चलता रहता है एयर का काम, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is sufficient time of oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। देखो बड़ी मज़ेदार बात आई है। मज़ेदार बात क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अपनी पूरी सांस निकाल दो, क्या तुम अपनी पूरी सांस निकाल सकते हो, अभी प्रयास करना शुरू करो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो गई ऑक्सीजन अंदर, नहीं। हमारे शरीर की सेल्स में हमेशा एक रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है एयर का, वो हमेशा प्रेजेंट होगी। तभी तो लोग कहते हैं कि आप सांस को रोकना शुरू करिए, आप मरेंगे नहीं। आपको कोई कष्ट कष्ट होगा ज़रूर, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, सेल कंज्यूम करते जा रहे ऑक्सीजन, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा एयर का हमारे सेल के अंदर रहता है। तभी भी कोई आदमी आपने देखा होगा मरता नहीं है, सांस पूरा बाहर निकल तब भी नहीं मरेगा, क्योंकि अब भी रेजिडुअल वॉल्यूम है एयर का, एयर अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया आपको। तो वही है रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या है, अंदर सम अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इनसाइड, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल। ठीक है, रिजर्व प्रेजेंट है, रिजर्व। ओके, सो देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब। अब इसीलिए सफिशिएंट टाइम है, निश्चित समय है कि चलो अंदर है यार, चलो अब कमी हो रही है, अब ऑक्सीजन लेना शुरू कर दो, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, अब अंदर ज़्यादा हो रही है सेल्स के अंदर, तो इसको बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा चलता रहता है हमारी बॉडी में। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कांट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट बात आई है, जब बॉडी का साइज बहुत बड़ा हो एनिमल्स का, तो अकेला डिफ्यूजन नहीं काम कर सकता, क्योंकि डिफ्यूजन तो जहाँ सरफेस एरिया कम होता है बॉडी का वहाँ काम करता है। ठीक है, वहाँ काम करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एरिया हो एनिमल के साइज का, तब डिफ्यूजन प्रेशर कैसे काम करेगा, ये बड़ी समस्या है। तो इसके लिए कुदरत ने आपके अंदर, एनिमल्स के अंदर, बड़े बड़े एनिमल्स, डायनासोर हुए थे पृथ्वी पर, एलिफेंट हैं, आज बड़े बड़े जितने विशालकाय जीव रहे हैं और हैं फिलहाल रहे होंगे, उन सभी के अंदर प्रकृति ने खास चीज़ दी है। जहाँ डिफ्यूजन अपना काम बंद कर देता है वहाँ वो शुरू प्रक्रिया होती है। और आप पढ़ेंगे वो है क्या ऐसा।
देखो मिस्ट्री छुपी हुई है अंदर अंदर चीज़ों के। अब देखो भैया, अब डिफ्यूजन अकेला काम नहीं कर सकता, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑक्सीजन अंदर बाहर डिफ्यूजन से हो रहा है, उस प्रेशर से चल रहा है काम। लेकिन जो बड़े एनिमल्स हैं उसमें क्या होगा, प्रकृति ने उनमें दिया एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और वो उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपको पता HB, आपने कभी मेजर भी करवाया होगा कि कितना HB है आपके अंदर, कितना हीमोग्लोबिन है, रक्त की मात्रा, ऐसा देखा हुआ है ना। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता तो एनीमिया हो जाती है। ठीक है, तो एनीमिया हो जाता। तो ये सब आप बातें आप जानते हैं। यहाँ मुद्दे की क्या बात है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना लेता है। इसको हम कहते हैं HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बना लेता है। ये कमाल की बात है। डिफ्यूजन भी यहाँ काम नहीं करेगा, अब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा और पूरी बॉडी में दौड़ा देगा, सर्कुलेशन में करेगा काम। तो इतना बात समझ में आया आपको, यही चल रहा है। अब देखना, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो क्या लेगा, ऑक्सीजन को टेकअप करेगा फ्रॉम द एयर, एयर से ले लिया और फिर उसे लंग्स तक पहुंचाएगा, और फिर लंग्स उसे सर्कुलेट कर देगा आगे टिश्यूज तक, हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। जहां भी डेफिशिएंट है ऑक्सीजन, वहां सब जगह पहुंच जाएगा। ओके, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ऑक्सीजन। इतना समझ में आया आपको। अब देखो अगली बात, in human being the respiratory pigment is hemoglobin which has a high affinity for oxygen। ऑक्सीजन के साथ ये हाईली एफिनिटी रखता है, बाइंडिंग की कैपेसिटी रखता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये RBC प्रेजेंट कहाँ है, ये सॉरी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ है, लाल रक्त कणिकाओं में, RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मोर सोल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड हैंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर बॉडी। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। इस बात का मतलब क्या है मित्रों, हमारा जो ब्लड है मित्रों, वो 90% वाटर ही है, 90%। कोई आपसे सवाल करे कि देखो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, ऑक्सीजन है, हेमोग्लोबिन के साथ सबसे तेजी से बाइंड कौन करेगा, सॉल्युबल कौन हो पाएगा, जल्दी कौन मिलेगा, आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तभी तो आप पढ़ते आए हो ना पिछले क्लासेज में, हमें बंद अंगीठी कमरों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कावडंग होता है, जो डंग होते हैं, वो जब जलते हैं तो CO निकालते हैं ना, धुआं जो होता है इसका। ऐसे कहते हैं जहाँ ज़्यादा CO2 हो वहाँ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन इन जहर के साथ मिलेगा तो बॉडी में जहर फैला जाएगा, है ना। ओके, तो ऑक्सीजन से इन दो के बाद तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी है। इतना ध्यान है आपको, आया समझ में क्या है ये? ठीक है, तो हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में ऑक्सीजन से। ओके, अब एक दूसरी बात कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है साहब, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ठीक है, आपने कह दिया सेल तक पहुंच जाएगा, कितना परसेंट, कितना तक काम हो सकता है, ये 97% ऑक्सीजन ऐसे बाइंड होके डिजोल्व होके ऐसे जाती है सेल तक। बाकी बची जो 3% है, तो ब्लड का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, उसके साथ डिजोल्व रहती है 3%। ठीक है, बॉडी सेल तक वहाँ से पहुँचाती है सर्कुलेशन दौरान। तो आपने इतना पढ़ लिया, हीमोग्लोबिन क्या है, CO2, CO कितना एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अपना छोटा सा जो NCERT का जो पॉइंट टू पॉइंट था वो हमने कवर कर लिया। अब एक मज़ेदार बात आने वाली, कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं और एक छोटी सी बात हम करेंगे। और छोटी सी बात ध्यान से सुन लेना उसको, बड़े मनोरंजन वाली बातें हैं। देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, और क्या जानते हैं वो समझ लेना। इफ़ द एल्व्यूलर सरफेस वर सेपरेट आउट, अगर हम एल्व्यूलाई का सरफेस एरिया बढ़ा दें, इट वुड कवर 80 मीटर स्क्वेयर। आप देखिए एरिया को, देखिए अगर उसे फैलाना हम शुरू करें, सेपरेट करना शुरू करें, तो एल्व्यूलाई का सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वेयर। आप कितने मीटर के होंगे, आप मैं नापूँ लेंथ, तो 1.2 1.3 ऐसा होगा अभी, है ना। तो आपने देखा इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना, हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज। आप ये बताइए अपनी बॉडी का सरफेस एरिया, आप खुद L और B का लगाएं तो मित्रों बहुत कम है, 80 मीटर स्क्वायर से तो बहुत कम रह जाएगा। आप लेंथ और विड्थ देखें सब कुछ तो बहुत कम रह जाएगा इसके कंपेरिजन में, तो मित्रों तो देखो कितना बड़ा एरिया है।
अब सुनो ये क्यों है, प्रकृति ने क्यों दिया, सुनो भैया देख लेते हैं। प्रकृति कोई भी काम बिना वजह के नहीं करती है ना। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एक्सचेंजेस टू टेक प्लेस। मित्रों इतना ज़्यादा काम इसको करना है एल्वियोलाई को, CO2 का एक्सचेंज, ऐसे CO2 का O2 का इन गैसेस का एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन को अंदर लाना है इनलेट और CO2 को बाहर फेंकवाना है। तो मित्रों इतना सारा काम एक बड़े सरफेस एरिया का ही हो सकता है, इसलिए प्रकृति ने सरफेस एरिया ज़्यादा दिया। 80 मीटर स्क्वायर बहुत होता है ना। अब पढ़ते हैं अगली बात, अगली इंटरेस्टिंग। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, अगर डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मूव करता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। मित्रों बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मान के चलिए आप में हीमोग्लोबिन नहीं है और डिफ्यूजन से ही काम करना है, तो अगर आपकी बॉडी की मैं बात करूं तो मान के चलिए यहाँ लंग्स है और यहाँ टोज हैं, पैर के अंगूठे, तो 3 साल लगेंगे ऑक्सीजन को यहाँ तक पहुँचने में। कमाल की है ना बात, इसलिए हीमोग्लोबिन प्रकृति ने दिया। ठीक है, कोई अस्तित्व में कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती। देयर इज नथिंग इन एग्जिस्टेंस विदाउट ए रीज़न। ठीक है, तो आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन, क्या आपको खुशी नहीं होती है हीमोग्लोबिन है हमारे अंदर, है ना। मनुष्य की खास बात क्या है, उसके पास जो चीज़ है ना वो उसमें खुश नहीं रहना चाहता। पता नहीं उसे कौन सा जंग लगा हुआ, क्या खाया हुआ उसको। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का। What advantages over an aquatic organisms does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? मित्रों देखो, एक्वेटिक एनिमल है ये और यह टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है, यहाँ मछली है और यहाँ पे है मानव। क्वेश्चन पूछा है कि देखो रेस्पिरेशन के दौरान वो कौन सा एडवांटेज है, ठीक है, इस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को, लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को कंपेयर टू पानी में रहने वाला ऑक्सीजन, क्या एडवांटेज है। अरे सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है एयर में प्रचुर मात्रा में, काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो CO2 पानी में ज़्यादा डिजोल्व, ऑक्सीजन कम डिजोल्व रहती है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ होती है यहाँ पे ना। फिश जो होती है, मैंने पढ़ा है आपको, जो पानी में जीव होती हैं काफ़ी ज़्यादा उनको ब्रीदिंग बढ़ानी पड़ती है ताकि ऑक्सीजन जल्दी लिया जाए, है ना। डिजोल्व है वहाँ भी थोड़ी मात्रा में। तो ये एडवांटेज आपने देखा, सरफेस एरिया का एडवांटेज देखा आपने, एल्वियोलाई, सब कुछ चीज़ों का। अब पढ़ते हैं अगली बात, अगला क्वेश्चन हम जान लेते हैं। ये आया आपको, ये बात पता लगे कंसेप्ट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखो बड़ी कमाल की बात हमने देखी थी, एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें कैसे काम हो रहा था मसल्स के अंदर, और जनरली पढ़ा आपने लैक्टिक एसिड यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, सॉरी यहाँ पे मसल्स की बात नहीं करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ क्या हो रहा था, CO2 बन रहा था, वाटर बन रहा था, एनर्जी बन रहा था। देखो ये काम हो रहा था हमारे अंदर हो रहा, ठीक है। मसल में बात करें, अगर मसल को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिली, आप बहुत रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो यहाँ ऑक्सीजन कम पड़ गया मसल्स को, तो क्या होगा, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई, तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बनेगा, मसल में क्रैम्प करेगा, पढ़ा आपने, ठीक है। हमने फर्मेंटेशन पढ़ा कि जब अगर ऑक्सीजन ना हो तो फर्मेंटेशन हमने देखा यीस्ट के अंदर, है ना, फंजाई के अंदर हमने देखा कि देखो भैया ऑक्सीजन तो है नहीं, अब काम कैसे चले, तो ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में बदल रहा था CO2। अब देखा था आपने, ये सब बातें चल रही थी। ये ये क्वेश्चन है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है कैसे कैसे काम करता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, है ना। तो आप बता देंगे कि कैसे कैसे चल रहा है। और एक खास बात और पढ़ी थी हमने कि देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनती है, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी, लेकिन हम बात करें एनोबिक रेसिपी बहुत कम एनर्जी बनती है। पढ़ी थी हमने, फर्मेंटेशन जाना था, एल्कोहल बन रहा था, CO2 बन रहा था, ये सब बात हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम करते हैं अगली बात, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बीइंग। देखो मैंने ऑक्सीजन की बात की कि देखो 97% हीमोग्लोबिन साथ बाइंड होके 3% ब्लड प्लाज्मा में। बात करते हैं कि मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो मैं बता दूं आपको ये लगभग लगभग CO2 की हम बात करते हैं
ब्लड प्लाज्मा में ये बाइंड होके लगभग 23% काम करती है, 7% ये काम करती है, थोड़ा बहुत ये जुड़ जाती है अदर मॉलिक्यूल्स के, हीमोग्लोबिन के साथ भी ये जुड़ जाती है, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ भी ये हीमोग्लोबिन के साथ भी जुड़ सकती है, ब्लड प्लाज्मा के साथ भी जुड़ सकती है। तो इनके थ्रू भी ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती रहती है, ठीक है। क्योंकि यार सेल से देखो, सेल के अंदर ये है सेल, ये ब्लड वेजल्स, हर एक सेल की ब्लड वेजल। अब यार CO2 ज़्यादा बना, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो, CO2 ज़्यादा बना, तो उसको बाहर जाना पड़ेगा डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। हेमोग्लोबिन है भैया यहाँ पे, बाहर ले जाने के लिए CO2 को, आपने वेंस पढ़ा, वेंस जानते हैं आप आर्टरीज जाते हैं, आर्टरीज जानते हैं, यहाँ से शुद्ध रक्त आया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, और अशुद्ध रक्त गया, ठीक है। फिर राइट चैम अभी पढ़ाऊँगा आपको, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा पूरा ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। फिर CO2 को एक साइड से निकाल दिया। तो ये सारी प्रक्रियाएं ऐसे हो रही हैं, एक से शुद्ध रक्त, यहाँ से एक जगह से अशुद्ध रक्त, ये चलता रहता है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये है ये। आगे चलते हैं। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्शन। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो लंग्स का भी आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स हैं उनका मैक्सिमम एरिया के लिए क्या करना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए प्रकृति ने उनको दिया है एल्वियोलाई। पढ़ा आपने, 80 मीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, एल्वियोलर सरफेस एरिया है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।